तो देखिए मैं वही बोला था ना कि देखिए यूएई, ये इस प्रश्न को फिर से ले लेते हैं शुरू में, जो आपने दिखाया कि हुँ। ईरान ने ये जो शिकायत लगाई है कि यूएई भी जो है वो हाँ, शामिल, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, ये मैंने लगा दिया। कि यूएई भी शामिल था मिलिट्री ऑपरेशन में, और आप ये कह रही हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन से उनका मतलब ये है कि उन्होंने अपने बेसेस दिए थे अमेरिका को और हाँ। वहीं से अटैक की शुरुआत हुई थी। हुँ। तो देखिए मुझे ये बात में दम तो लगता है, और ये बात भी बिल्कुल कोई ढकी छुपी नहीं है कि सऊदी अरेबिया के कहने पर, और या ये कह रहे हैं सऊदी अरेबिया के पुश करने पे अमेरिका इस वॉर में आया। सऊदीज़ खुद भी चाहते थे कि इस वॉर को जो है वो अमेरिका लेके जाए और ईरानियों को सबक सिखाए। तो अब इसमें अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिकन ने उनके बेसेस यूज़ किए, तो भई वो बेसेस उनके पास सिक्योरिटी रीज़न से हैं, वो अमेरिकन बेसेस हैं, उस पे उनका कंट्रोल नहीं है। वहाँ से कौन-सी फ्लाइट आएगी, जाएगी, उसमें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए आपका ये आर्गुमेंट, चूँकि उनके बेसिस से उड़े हैं और उनके बेसिस से उड़ के उन्होंने हमारे ऊपर हुँ। अटैक किया, मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं पाता, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनका कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था। क्योंकि ये सारे F-16 या इस तरीके के बॉम्बर प्लेन्स तो यूएई के पास भी होंगे, मुझे पूरा इस पे विश्वास है, और मुझे इसका भी विश्वास है कि ऐसे ही प्लेन्स जो होंगे या मिसाइल जो होंगे वो यूएई के पर्सनल आर्मरी में होंगे। मगर यूएई की आर्मी ने या यूएई के मिलिट्री ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। इसलिए ईरान का ये इम्प्लीकेशन देना कि जो यूएई है वो एक तरीके से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अमेरिकन बेसेस वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। आई थिंक उनकी बात में मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई मेरिट नहीं है, मेरिट है, मगर जिस तरीके की रिलेशनशिप यूएई और यूएसए में है और जिस तरीके से वो ऑपरेट होता है, उसमें यूएई का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है उन बेसेस के ऊपर। इसलिए आई डोंट थिंक कि इसको एक इश्यू बनाया जाना चाहिए था, या ईरान को रिटेलिएट करना चाहिए था यूएई के ऊपर। आप अमेरिका का तो कुछ, एक अमेरिका तक मिसाइल नहीं पहुँची, एक मिसाइल नहीं पहुँची अमेरिका के ऊपर। और आपको वो सारी एनर्जी ईरान के ऊपर लगा देना चाहिए था, अरे इज़राइल हुँ। के ऊपर लगा देना चाहिए था, अगर आपको इतना ही बदला लेना था। मगर ठीक है, इससे ये बात फ्रैक्शन में आ गई ना, जो मैं बार-बार कहूँ कि कोई भी थ्योरी प्रूव ही नहीं हो रही है। जब बना था इस्लाम की कोई भी थ्योरी प्रूफ नहीं होती। देखिए जब बना था ये 1919 में ऑटोमन एम्पायर टूटे, तो उसके बाद ये हुआ कि भई एक पैन अरब लीग बन जाए, एक उम्मा बना दिया जाए, जो हुँ। आइडिया था। जैसे जब मैं इज़राइल में था तो वहाँ पे किबुत्ज़ सिस्टम हुआ करता था आरज़ू जी। वो किबुत्ज़ क्या होता था पता है? किबुत्ज़ में ये होता था कि आप यहूदी जब दुनिया भर से आए वहाँ पे इज़राइल में, तो उनके यहाँ पे ये ऑर्डर आया कि कोई भी अपने घर में किचन नहीं बनाएगा, सबके खाना एक साथ में होंगे, कम्युनिटी किचन होगा, वहाँ पे लोग रहेंगे, खाएँगे। वो किबुत्ज़ 1 साल भी काम नहीं किया, लोग अलग-अलग हो गए। देखिए इस तरीके की फेयरी टेल करने से कि हम सब एक साथ रहेंगे, एक उम्मा बन जाएगा, ये रियलिटीज़ का जो है वो उससे मुँह चुराने वाली बात होगी। तो इसलिए आप देख लें, ईरान इराक में वॉर हुई, आज यूएई और सऊदीया में ऑलमोस्ट वॉर की कंडीशन है, एटलीस्ट उनके संबंध आपस में टूट चुके हैं। तो एक रिलीजन के नाम पे जब आप अरब साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो बाकी लोग कैसे साथ रह सकते हैं? तो अब मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि अब ईरान भी मुसलमान कंट्री है, और सऊदीया भी और यूएई भी मुसलमान कंट्री है, कह रहे वो हमारे ऊपर हमला किया। मैं ईरान से सहमत नहीं हूँ, ईरान को यूएई पे अटैक नहीं करना चाहिए था, बचना चाहिए था, बिकॉज़ इसमें यूएई की पूरी गलती है, आई डोंट नो, मेरे पास कोई। क्योंकि वो यू बेसिकली यूएई पे अटैक नहीं थे, वो अटैक अमेरिकन बेसिस पे थे या अमेरिकन कंपनीज पे थे या अमेरिकन की जो कह लीजिए जो वहां पर एयरक्राफ्ट थे उसके ऊपर थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था ना कि जो हम उसको हिट करेंगे यानी इकोनॉमी को अमेरिका के हिट करेंगे, वो इसी तरह से कि जो उनके ऑफिसेज वगैरह यूएई में सबसे ज्यादा है उसको हिट करने की बात की गई थी। नहीं तो उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी से ज़्यादा यूएई की इकोनॉमी हिट की ना फिर उन्होंने। तो ये तो और भी खतरनाक बात है ना कि आप उनकी, क्योंकि देखिए यूएई तो बना ही आज की डेट में एक, भाई यूएई समझ लीजिए एक हब है इंटरनेशनल बिज़नेस का, और बहुत सेफ प्लेस समझा जाता है आरज़ू जी। यूएई इज़ कंसीडर्ड एज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट अर्थ। उन्होंने तो इसकी वो पूरी की पूरी जो क्रेडिबिलिटी थी उसको तो डेंट कर दिया ना, उस पे अटैक करके कि ये सेफेस्ट प्लेस है। अब तो उस तरीके से उसको लोग नहीं देख पाएँगे। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ईरान को बचना चाहिए था, ईरान को इस मैटर को इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए था, नेगोशिएट करना चाहिए था। आप ये भी कहोगे कि हमारे ये जो वो थे सुप्रीम लीडर, उन्होंने ये भी कह दिया था कि हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियर वेपन। अगर नहीं चाहिए था तो नेगोशिएट करके इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेते।
इतनी मगर वो ज्यादा। इसराइल के साथ भी मिले हुए दिखाई दे रहे हैं ना यूएई वाले, इसलिए भी ईरान जो है वो मेरे ख्याल है गुस्से में है। भाई देखिए, अरबों का रिलीजन है, वो उनके कजन है भाई, वो कजन है, रिलेटिव है, फैमिली है एक दूसरे की, तो उनको मिलने दीजिए। अब आपका लेना ना देना, जबरदस्ती हम्म, आप पड़ गए दूसरों के बीच में, भाई उनकी जमीन है, ईरान का क्या लेना देना है भाई? काय चाचे मामे ताए बने हुए थे, वो कजन है एक दूसरे के। जू आपका कजन नहीं है, जूस आपका कजन नहीं है, हम्म, जूस ईरानियों का भी कजन नहीं है, वो अरबों का, देखिए इस्लाम के नाते कजन नहीं है, वो उस लीनियज के नाते कजन है, क्योंकि जो इब्राहिम के दो बेटे थे उनमें से उनके जो बच्चे हुए, एक उनकी वाइफ से हुए, एक उनकी जो स्लेव थी उनसे हुए। तो जो जो स्लेव से बच्चे हुए वो इस्माइल के बच्चे, वो कहते हैं वो इस्लाम, वो जो वाली जो जो पूरी की पूरी लीनियज है वो अरबों की लीनियज है, तो इसलिए वो उनके कजन होते हैं उस हिसाब से। आपका कौन सा लेना देना? आपका लीनियज तो भगवान श्री राम से उससे चल रहा है, और आप उसको जो है मानने को नहीं तैयार है, जबरदस्ती कह दी कि हम मोहम्मद बिन तुगलक के चचा की बेटी हैं, उससे तो काम नहीं चलेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर मोदी जी ने तो बड़ा सिक्सर मारा है भाई, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए वो एक ऐसी कंट्री से जिसको जिसको कहना चाहिए जिसके बैंड बजा रखी है ईरान ने। अब बैंड बजा रखिए तो इन्वेस्ट ना करे, ये क्या बात हुआ यार? है कि बैंड बजाइए तो मतलब इन्वेस्ट। इकोनॉमी तो उनकी खराब हुई भी है, लेकिन मोदी यही जी समझ वहां में से भी आया। निकाल रहे हैं। मोदी जी वहां से भी पैसा ये बात निकाल रहे वो हैं। वही को ये समझ में आया इस पूरे ब्लॉकेट से, अभी जो इंडिया के साथ ऑयल सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। बाय द वे, आपने सऊदीया के साथ किया था, हमने यूएई के साथ कर लिया है। ये हाँ जो हाँ। डिफेंस पैक्ट भी हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो अगर जरूरत पड़ी आप अपनी फौज भेजेंगे क्या यूएई में? नहीं नहीं, ट्रेन और उसके लिए हम दूसरों की लड़ाई अपने ऊपर नहीं लेते, ये सब काम हम नहीं करते, हमने अपने हिस्ट्री में नहीं किया। लड़ाई आप कीजिए, हम ट्रेन कर देंगे, और कुछ अगर ट्रेनिंग चाहिए वो सब दे सकते हैं, वो भी पीस पर्पज के लिए, ये नहीं कि आप किसी के ऊपर अटैक करें, वो काम भी हम लोग नहीं करते। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, डिफेंस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई एग्रेशन ऐसा हो गया कल को उनके ऊपर जो एकदम ही वो नहीं है, तो भारत की फौजें जा सकती हैं उनके ऊपर। मान लीजिए इंटरनल कोई अटैक हो जाए, जैसे आपको पता है 1970s में एक बार काबा के ऊपर अटैक हो गया था, उस टाइप का कुछ सिचुएशन हो तो इंडियन जाएंगे वहां पे उनकी गवर्नमेंट्स की हेल्प करने के लिए, पीस कीपिंग के पर्पजेज से। अब क्या उसके, अब वो डिफेंस की क्या, मैं जबरदस्ती, आई मीन आई एम परहैप्स एक्सटेंडिंग माय जुरिसडिक्शन। अब मुझे पता नहीं है कि उसके निटी-ग्रिटी क्या है। लेकिन ये जरूर है कि सऊदी अभी जो है वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाह रहा है जिसमें ये हो कि नो एग्रेशन एग्रीमेंट के नाम पे। आज मैं देख रही थी ब्रिक्स का जो वो है पेज ट्विटर पे, वहां पे बताया गया था कि यानी कि नो एग्रेशन पैक्ट करके जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में ऐसा होने की भी चांसेस हैं बहुत ज्यादा। तो अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाएगा तो, कि मतलब एक दूसरे पर अटैक ना करें। नहीं नहीं, देखिए ये सब चीजें, अच्छा मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में ये 415 रुपए हो गया है पर लीटर पेट्रोल। हाँ हम अमीर लोग हैं सर, हम आप लोगों की तरह नहीं है। जी 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 आप जी। लोग 2-2 3-3 रुपए पे रोना शुरू कर देते हैं, हमारे ऐसा कोई और टेंशन नहीं है। और इंडिया के हिसाब से ये 141 रुपए पर लीटर है मेरे ख्याल से। इंडिया में अभी ये जो है ना 90 रुपए पर लीटर या ऐसे ही कुछ चल रहा है, 100 का भी वो नहीं है। 97। हाँ तो 97 रुपए भी आप 90 दिखा रहा है इसमें। तो खैर एनीवेज, आपको अगर वो 97 डीजल 90 है, फ्यूल पेट्रोल जो है वो 97 है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। जी, तो ये हो सकता है। जो मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स का वो है रिपोर्ट, उसमें देखें अगर प्राइस, द लेटेस्ट हाइक हैज पुश्ड पेट्रोल प्राइसेस इन दिल्ली 97.77, यानी ऑलमोस्ट 98 रुपए पर लीटर दिल्ली में, और 90.67 रुपए पर लीटर डीजल का दिल्ली में। मुंबई में 106 रुपए और 108 रुपए है। तो जबकि आपके यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो रेट है वो इंडियन रुपीस के रेट से काफी ज्यादा है। आप 145 रुपए के आसपास खड़ी है इंडियन रुपए के टर्म में, तो आपसे तो हम बहुत ही कम है। तो देखिए मैं जो आपको ये बात करता कि यूएई ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने पिन छुड़ा लिए। अब वो सीधा पाइपलाइन ला रहे हैं भारत में, हमारे लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी। देखिए उनकी इकोनॉमिक पेट्रोल पे चलती है, और पेट्रोल खरीदने की औकात हर किसी में नहीं है। वो रिच लोग खरीद सकते हैं, हम जैसे लोग खरीद सकते हैं, वरना वो बेचारे भूखे मर जाएंगे यूएई वाले। हम भी ले लेते हैं सर, हमारे अभी पेट्रोल है हमारे पास बहुत, आपको चाहिए हो तो बताइएगा। हम लोग वो पेट्रोल सीरियस वाली बात, पानी वाली बात नहीं खरीद रहे अभी बोतल में पेट्रोल खरीद रहे आप लोग यार।
अरे तो खैर, तो पॉइंट ये कि यूएई के लिए भी फायदा है, उनकी उनकी इकोनॉमिकली वो सस्टेन्ड होंगे। और मैं तो जैसा मैंने कहा, मैं अल नाहयान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है जी। बिल्कुल, लेकिन सर ज़ाहिर है कि अगर इसी तरीके से मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी इंडिया में, तो वो कह रहे थे कि अभी 6-7 रुपए और बढ़ेंगे। तो अगर 6-7 रुपए और बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि ये फिर यहाँ वाली ही हालत दिख रही है कि पेट्रोल बार-बार फ्यूल प्राइस अगर बढ़ाई जाएगी, अगर 6 आम रुपए आदमी जो है उस पर असर पड़ेगा सर, जो आम सिटीज़न्स है ना, ये नहीं कि जो लोग बिजनेस कमिटी से हैं या बहुत पैसे वाले हैं उनको तो शायद ना पता लगे, लेकिन जो आम पब्लिक इंडिया की है उसको भी प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज़ इससे सिर्फ ना कम्यूटेशन ही नहीं महँगा होगा, बल्कि इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेज़ बढ़ हुँ, जाएंगे। कल हुँ, अमूल ने ₹2 पर लीटर दूध बढ़ा दिया। हुँ, तो ₹2 का पर लीटर दूध की इंक्रीज़ हुई है। हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा डेंट नहीं है, लेकिन हाँ, है, अगर आपका ₹500 ₹1000 का भी बिल बढ़ गया, तो बहुत हुँ। बड़ी बढ़ गया ना। मान लीजिए, या तो हाँ, 5 हर हर चीज़ बढ़ जाती है ना सर उसके साथ, वही प्रॉब्लम है। जी, बस ये है कि अभी तक बिजली के बिल में कोई ऐसी खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। मगर ये है कि मान लीजिए, अगर आप एक गाड़ी चलाते हैं, वो 25 का एवरेज देती है, और आप अगर महीने में 1000 किलोमीटर की गाड़ी चला रहे हैं, व्हिच इज़ टू मच, 250 किलोमीटर की भी, अगर आप 500 किलोमीटर की भी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको 10 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ जाएगी, या 15 हुँ, लीटर पेट्रोल मान के चलते हैं। अगर आप लग्ज़री गाड़ी चला रहे हो, और अगर आप 25 वाली चला रहे हैं, तो 10 लीटर की। 10 लीटर का मतलब है कि अगर हम ₹100 भी ले रहे हैं, तो ₹1000 का पेट्रोल आपका बन गया। और अगर हम इसको जोड़ लें 90 के हिसाब से, तो ₹900 बनता आपका, ठीक है ना? हुँ। तो ₹100 का आपका जो है वो बजट बढ़ गया। तो ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फ़र्क मतलब लेकिन हर एक का सर अपना हिसाब होता है ना, हर एक के अपना बजट होता है, तो कुछ लोगों के नहीं, लिए वो लोग डेफिनेटली चलते, मैं उस बात ये फ़र्क इंडिया के पड़ता मिडिल है। क्लास की बात कर रहा हूँ। इंडिया का मिडिल क्लास जो है, वो 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो ठीक है, मैं इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसका असर होगा, मगर वैसा कोई शार्प असर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? हुँ, आप जैसे, अब मैं पहले ₹10 का आयरन देता था, ₹12 हो गया हर कपड़ा, हुँ। ठीक है ना? उसी तरीके से बढ़ेगा आपका, जो सबका 2 हज़ार रुपए का घाटा तो होगा ही, सबके जेब में चोट लगेगी। 2 ढाई हज़ार रुपए पर महीने का फ़र्क पड़ जाएगा। जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि इतना असर तो होना ही था। ये जो वॉर चलती चली जा रही है, और वैसे तो खैर बीच-बीच में सीज़फायर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन जब तक ये मुकम्मल तौर पे रुक नहीं जाती, तब तक तो प्रॉब्लम्स रहेगी, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी नौटंकियाँ चलती रहती हैं, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम है। उसका बहुत तो शुक्रिया जी। अच्छा, नहीं, 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 आप बोलिए। उसका रीज़न ये है ना आरज़ू जी, ये सब देखिए, जब तक बैठ करके सोच समझ करके एक यूनिवर्सली यूएन के रास्ते पे जाना पड़ेगा। यूएन ने एक बहुत अच्छा रिलीजन शुरू किया था, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? उसका नाम था यूडीएचआर। इट वाज़ अ रिलीजन, हुँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बड़ा अच्छा रिलीजन था, इसी को मान लेना चाहिए था सबको, खासकर ये अब्राहमिक फेथ वालों के लिए। उन्होंने नहीं माना, तो वो है कि अब आप जब तक क्लैश वाली डॉक्ट्रिन रहेगी, इससे नफरत, उससे नफरत, ये गलत है, वो गलत है, तो फिर इसका यही होगा, ये सब होता रहेगा। ये हर 10 साल 15 साल पे फ्लेयर अप होगा। हमारी आपकी कोई गलती नहीं है, हम कुछ किए भी नहीं है, साले को हम कह रहे हैं सब सही है, कह रहे नहीं साले गलत हो। तो हम क्या करें, इसको भुगत रहे हैं हम लोग। बट ये कि जब तक डॉक्ट्रिनली नहीं होगा, और मेरे ख्याल, मैं फिर से कह रहा हूँ, अल नाहयान साहब, अल जायद अल नाहयान उनका नाम है शायद, और वो मोहम्मद बिन सलमान, दे हैव द की। मैं इनको देखूंगा, ये लोग हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग ऐसे हैं जो इस वॉर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये चाबी उन्हीं के